हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ब्यूरोक्रेसी आईएएस एकेडमी में। आज का हमारा जो मॉड्यूल है वो है ज्योग्राफी और आज हम इसमें समझेंगे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और हमारा जो ओरिएंटेशन है वो कॉन्सेप्चुअल रहेगा इसमें, और ज्योग्राफी को कैसे हम कॉन्सेप्चुअल्स बेसिस पे हम समझेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी के वो हम कैसे समझने वाले हैं, हम यहाँ पर उसके बारे में बात करने वाले हैं। राइट, भूगोल को लेकर जो हमारा नवीन और महत्वपूर्ण बात करेंगे, ये बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। और सभी बच्चे जो ये समझना चाहते हैं कि भूगोल में मास्टरी कैसे हासिल की जाती है, भूगोल में प्रमुख चीज़ों को कैसे देखा जाता है और देखने का बेसिक नज़रिया और तरीका वो हमारे लिए क्या क्या है। तो दोस्तों, अगर इस तरह से हम चलें आगे, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो हो जाती हैं वहाँ पर हमें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस रूप में हम लोग आगे चलते हैं और किस तरफ से हम ओरिएंटेशन को हम पूरा करके रख सकते हैं। तो भूगोल में जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है वो, जैसे कि हमने कहा था, सबसे पहले हम कहाँ हैं, लोकेशन जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, वेयर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेगमेंट होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप पेन पेपर के साथ में इस वीडियो को देखें, और ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। और हम अभी इसमें बेसिक फंडामेंटल्स में आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम नोट्स बनाएंगे ताकि इस क्लास का जो बेसिक है, वो बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो हम समझ सकें। तो जैसे हमारी ये पृथ्वी आप ग्लोब में देख सकते हैं, जिस तरह से हमारी पृथ्वी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट्स के साथ जानी जाती है। अगर हम पृथ्वी के मूल तत्वों को समझें तो अभी हम क्या समझने जा रहे हैं, हम कहाँ हैं, वेयर, लोकेशन समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ अर्थ सरफेस से हमें परिचित होना पड़ेगा पहले। और हम इस चीज़ को अगर समझें तो पृथ्वी में हमें 3 बहुत ख़ास गुण पाए जाते हैं। एक ये तो जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, रोटेशन होता है सबसे पहले, रोटेशन। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा होता है जब पृथ्वी रोटेशन करने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, यानी कि जिसको हम परिक्रमण हिंदी में कहते हैं, परिक्रमण हो गया। ठीक है, और तीसरा सबसे इसकी खास बात है कि ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, ये इसका अक्ष है, ये आपका प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ये जिस अक्ष पर ये घूमती है वहाँ पर लगभग 23.5 डिग्री का ये झुकाव रखती है। तो ये इस तरह से झुकी हुई है, झुकाव। राइट, ठीक है, आप देख सकते हैं पीपीटी पर, देख सकते हैं आप इस तरह से इन ड्राइंग्स में। ठीक है, अब क्लियर हो रहा है ना, झुकाव। ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री जो है ये झुकाव प्रस्तुत करती है। ये हमारा नतक्ष है, ये विलंब है, और ये 23.5 डिग्री जो झुकाव वो पृथ्वी यहाँ पर रखती है नॉर्थ साइड में। अगर हम यहाँ देखें तो हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल हम उसी तरह से बात करेंगे, इसी कंटिन्यूटी में। इस चीज़ को बेसिक अब हम समझते हैं कि अगर आप बिगनर हैं तो आप कैसे इस चीज़ को तैयार करना शुरू करेंगे। तो इस झुकाव की वजह से हमारा क्या प्रभाव होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है ये सब चीज़ें समझना। क्योंकि हम ज्योग्राफी सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखें, ज्योग्राफी पढ़ने के 2 लेवल होते हैं। देयर आर 2 लेवल्स टू लर्न ज्योग्राफी। सभी लोग ध्यान से सुने, जो भी अंडर ग्रेजुएशन है या फिर 12वीं में है, इंटरमीडिएट में है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को समाहित करता है, बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर चलता है। तो कई बार हम लोगों को बहुत ज्योग्राफी को कैजुअल ले लेते हैं कि बहुत इजी है और हम फैक्चुअल याद कर लेंगे किसी एक किताब से, एनसीईआरटी या बर्नवाल से। ज्योग्राफी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी खासियत भी यही है, ये तमाम सब्जेक्ट के साथ क्या करता है, इंटरलिंक करता है हर मोमेंट पर। ठीक है, इसीलिए इसका जो एरिया होता है वो काफ़ी वास्ट हो जाता है। तो जो बिगनर स्टूडेंट्स हैं वो ये समझने की कोशिश करें कि कैसे हम इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, अब हम चलते हैं आगे। अब हमें पृथ्वी पर एक चीज़ को जानना है कि कहाँ क्या चीज़ है। तो ये लोकेशन, कहाँ, वेयर, हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें हमारे लिए 2 सेगमेंट हैं। अगर हम किसी चीज़ का समय और स्थान जानना चाहते हैं, लोकेशन और टाइम अगर हम जानना चाहते हैं, तो एक चीज़ को हम बोलते हैं यहाँ पर अक्षांश। ठीक है, लैटिट्यूड।
और दूसरे को बोलते हैं देशांतर, लॉन्जिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लॉन्जिट्यूड, देशांतर। याद करने का तरीका, जो लेटा हुआ है, लेटा लेटा लाइन है जो, वो लैटिट्यूड है, हो गया अक्षांश हो गया, और जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्ग है, लंबा है, वो हमारा खड़ी हुई लाइन है, देशांतर हो गई, ठीक है। नाम से भी आप समझ सकते नाम से भी आप समझ सकते हैं, अक्षांश किसी भी अक्ष का वो अंश जहाँ पर आप खड़े हैं, तो ये किसी भी स्थान के बारे में हमें बताता है, कि हमें प्लेस के बारे में बताता है। क्या जानकारी हमें देता है कि एग्जैक्टली आप अभी कहाँ पर हैं। लैटिट्यूड हमें बताता है अक्षांक। देशांतर हमें बताता है, देखो इसमें वर्ड आ रहा है देश, देश काल से जुड़ी हुई एक घटना, यानी कि एक टाइम के बारे में बताता है। तो हमें टाइम की जानकारी लेनी है तो हमें इस लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। इन दोनों को अगर हम मिला दें, किसी भी, अगर हमें समय और स्थान के बारे में जानकारी है तो हम उसकी सही भौगोलिक स्थितियाँ, ज्योग्राफिकल पोजीशन के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि भूगोल में हमें सबसे पहले ये जानना होता है, अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या से ज़्यादा क्यों है। मैंने आपको बताया था कि भूगोल क्या से ज़्यादा क्यों है। भूगोल, ज्योग्राफी इज़ मोर वाई देन वॉट। लेकिन जब हम वॉट पे आते हैं तो सबसे पहले हमें भूगोल में जानना होता है कि हम कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हमारे पास सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं अक्षांश का, और दूसरा देशांतर का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल है कि अक्षांश है क्या और ये किस रूप में काम करता है। अक्षांश की सही परिभाषा क्या होती है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम पृथ्वी को देखते हैं, देखें डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, अगर हम पृथ्वी के सेगमेंट्स को देखें तो पृथ्वी का एक केंद्र है, ये भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को बीच बीच से काटती है। इसको हम बोलते हैं ग्रेट सर्कल। क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्कल बोलते हैं इसको हम। ठीक है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया यहाँ पर इसको। तो ये रहा आपका ग्रेट सर्कल, यानी कि महान व्रत बोलते हैं हम इसको। ग्रेट, दिस इज नोन एज ग्रेट सर्कल। यानी कि अगर हम पृथ्वी को हम बीचों बीच से काटें तो हमें सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते चले जाते हैं, वैसे वैसे ये छल्ले छोटे होते जाते हैं, ये सर्कल्स छोटे होते चले जाते हैं। ग्रेट सर्कल पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, आप ग्लोब में भी देख सकते हैं इस चीज़ को। इसको हम इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम रखा जाएगा इक्वेटोरियल लाइन। इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाएगा। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन, भूमध्य रेखा भी कहा जाएगा इसको। अब इससे पृथ्वी को 2 भागों में बांटना बहुत ही आसान हो गया। अब एक हिस्सा हमारा जो है, ऊपर वाला हमारा हो गया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला हमारा कहता है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके पीछे ये कहानी क्या है ये समझ लीजिए आप। उत्तर का हिस्सा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी, ऊपर का हिस्सा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर उत्तरी गोलार्ध हम जिसको कहते हैं, और दक्षिण का हमारा जो है, जो भूमध्य रेखा के नीचे का जो हिस्सा है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध भी कहते हैं। और यहीं पर जहाँ पर ये रेखाएं आकर के मिल जाती है, वहाँ पर 2 बिंदु मिलते हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव, और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, सदर्न पोल। ठीक है, चलिए, इतना जो हमने किया ये है ज्योग्राफी का बेस आपका। ठीक है, कहीं भी आप ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं जब भी पढ़ना, तो ये आपका बेसिक्स है, बेस है आपका। इसी के ऊपर हम जो है, इस फाउंडेशन के ऊपर ही हम ऊपर हमारी दूसरी बिल्डिंग्स बनाएंगे। आप समझ सकते हैं, रिलेट कर पा रहे हैं अगर तो। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि हम इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर क्यों कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अर्थ सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। यहाँ पर आप ये समझो कि कैसे हम दिशाओं को हम तय करते हैं। ठीक है, हमें डायरेक्शंस जानना उसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, कि हमने इसको नॉर्दर्न ही क्यों बोला, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही क्यों कहा हमने इसको, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखें, नॉर्थ पोल, इसके ऊपर जब हम स्टार देखते हैं तो इसको हम पोलर स्टार भी कहते हैं। ठीक है, ध्रुव तारा जिसको हम कहते हैं, और वो हमेशा नॉर्थ पोल के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर यानी कि उत्तरी ध्रुव के हमेशा 90 डिग्री के अक्षांश पर पाया जाता है। अब ज़रा ध्यान से समझना ये चीज़ कैसे बिहेव करती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। ऊपर की तरफ हमेशा जहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ इसको हम नॉर्थ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है। अब दिशा जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भूगोल में दिशा का
ज्ञान होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप में हम जानते हैं, ठीक है। देखिए ज्योग्राफी में हम जो भी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे उस सबसे पहले उसके हम बेसिक्स पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको ज्योग्राफी में सब कुछ आता है ये मानते हुए कि मैं ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हुए टफ टफ सिद्धांत और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने लग जाऊँ। तो मैं भी ये जो बेसिक्स है वो आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्चुअल पहले एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, ठीक है। एंड आई होप यू आर एन्जॉइंग दिस क्लास ऑल्सो, ठीक है। देखें ये आपका ईस्ट हो गया, ठीक है, यानी कि पूर्व हो गया। अब यहाँ पर आपका अगर तो ऊपर हमने नॉर्थ ड्रॉ किया और यहाँ पर हमने पूर्व ड्रॉ किया ईस्ट, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखें ये वाला हो जाएगा आपका साउथ, ठीक है, साउथ दक्षिण हो जाएगा ये वाला रहा आपका वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखना कि आगे चलकर हमें ये इन दिशाओं का बहुत इस्तेमाल करना है। दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है भूगोल पढ़ने के लिए। ये वेस्टर्न पार्ट आपका पश्चिम वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसी डायग्राम को अप्लाई करता हूँ इस ऊपर वाले डायग्राम में, सर्कल जो हमने बनाया, जो हमने पृथ्वी बनाई, अगर हम इस डायग्राम को ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट हो गया, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट हो गया, ये हमारा वेस्टर्न पार्ट हो गया और ये हमारा साउदर्न पार्ट हो गया, ठीक है, यानी कि दक्षिण का भाग हो गया, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको दिशाएं समझ में आ गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद दूसरे लेवल में हम इसमें एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। दिशाएं आपको क्लियर हो गई हैं। मैंने अभी पढ़ा कि महान वृत्त ग्रेट सर्कल ये वो सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो पृथ्वी को दो भागों बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। इट डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, राइट। देखें एक चीज़ और समझना ज़रूरी है, कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी आप पढ़ाई करिए आप हर क्वेश्चन के पीछे एक फंडामेंटल प्रिपेयर करने की आदत लेकर आइए। अब आगे चलते हैं हम लोग। पहले हमने देखा कि पृथ्वी के साथ तीन प्रमुख स्थितियाँ होती हैं। नंबर 1, सभी लोग आप साथ में लिख भी सकते हैं इस चीज़ को। नंबर 1 सबसे पहले हमने देखा रोटेशन, फिर हमने देखा रेवोल्यूशन और उसके बाद में यानी दूसरा हमने देखा परिक्रमण रेवोल्यूशन और तीसरा हमने देखा 23.5 डिग्री पर झुकाव, ठीक है। मैं किस तरह से क्लास पढ़ाता हूँ, मैं देखें ऐसे ही कराते हैं ना, चलिए लिखिए अक्षांश, चलिए लिखिए देशांतर, ऐसे पढ़ा जाता है ना। मेरा वो काम नहीं है, क्योंकि आप लोग कोई ग्रेजुएशन के स्टूडेंट नहीं हो, कोई यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो, आप देश का सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित एग्ज़ाम देने जा रहे हो, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो ओरिएंटेशन होता है वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है, ठीक है, राइट दोस्तों। तो हम उसके बारे में भी बात करने जा रहे हैं। तो हमारा यहाँ जो सेगमेंट है कि हम एक एक चीज़ को लिंकअप करके पढ़ें। लिंकअप करके पढ़ने से ही आपको पता चलता है कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, सब चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अभी कहाँ पर हैं, प्लेस की बात हम कर रहे थे और लोकेशन की बात हम कर रहे थे, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देना चाहूँ तो आपके फ़ोन में भी हम जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तमाम तरह के मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी जीपीएस वगैरह के इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत सारे डिवाइसेस, ठीक है। तो इन सभी के लिए हम इन दोनों की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है। तो हमने देखा कि ग्रेट सर्कल जो है वो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर देता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन क्यों करता है, क्यों हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाले पोर्शन को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ये हमने देखा डायरेक्शन के बेसिस पे। बिकॉज जब हम डायरेक्शन अप्लाई करेंगे इस चीज़ में तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा है और सदर्न हेमिस्फीयर कौन सा है, ठीक है। बिकॉज इसके पीछे जो लॉजिक होता है वो ये कि आपको पहले दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कार्टोग्राफी में यानी कि मानचित्र विज्ञान में दिशाएं कैसे तय की जाती हैं। क्लियर है, सिंपल सा, इसलिए फिर से बता देता हूँ मैं। आप एक ब्लैंक पेपर पे एरो लें, ऊपर हमेशा उत्तर बना दीजिए, ठीक है। इसका भी लॉजिक है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नॉर्थ पोल के सबसे ऊपर, नॉर्थ पोल के ऊपर पोलर स्टार होता है, ठीक है। उत्तर का उल्टा हो गया दक्षिण नीचे,
ठीक है, साउथ हो गया। यहाँ पर आपका हो गया ईस्ट, ठीक है, पूर्व हो गया। और जहाँ इधर लेफ़्ट वाला यहाँ पर हो गया वेस्ट, यानी कि पश्चिम। याद रखिएगा, जब जब ये चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, लाइक अक्षांश, देशांतर, लंबाई, चौड़ाई, भार, ये सब क्या है? ये सब मेजरमेंट हैं, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का मेजरमेंट, ठीक है। अब एक और सिद्धांत आने वाला है इसके आगे, इसको हम मापन कहते हैं, मेजरमेंट, ठीक है। मापन का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। देखें, जितने भी बच्चे ये कह रहे हैं कि हम कैसे तैयारी करें, क्या है, सब लोग ध्यान से सुने। तैयारी करने के लिए आपको किसी दूसरे प्लेनेट पे नहीं जाना है, ठीक है, ना तो आपको किसी पीके से मिलना है। तैयारी का मतलब होता है सही समय पर सही चीज़ को सही तरीके से पढ़ना। यही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखें, इस क्लास में रटना मना है, ठीक है। यहाँ पर मेमोरी का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर आपको लॉजिक का प्रयोग ज़्यादा करना है। आप इस तरह से पढ़ेंगे कि अपनी लाइफ से ही एग्जांपल्स ले करके चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखें, मापन का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की हमें लंबाई नापनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कितने लंबे हैं, कितने भारी हैं? एग्ज़ाम्पल देख के तौर पर मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। देखें, सपोज़ ये एक तराजू है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक बाट रखते हैं, 5 किलो का हमने सपोज़ बाट रख दिया। फिर क्या होता है, यहाँ पर एक बीच में कांटा लगा होता है जहाँ पर ये बराबर हो गया है। इसका मतलब जो ये सपोज़ ये आलू हैं, अगर जो ये पोटैटोज़ हैं या टोमेटोज़ हैं, ठीक है, वो इस वेट के मेजरमेंट में ले रहे हैं, लाइक इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, 5 केजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरा अगर एग्जांपल दें यहाँ पे, तो हम जैसे लंबाई नापते हैं अगर किसी की, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात जो है वो ये कि मेजरमेंट जो होता है वो किसी ना किसी रिलेशन में होता है, रिलेटिव होता है, ठीक है, किसी के संदर्भ में उसको लिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे एग्जांपल लूँ, देखिए ये मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर बी से लंबे हैं, ठीक है, मिस्टर ए मिस्टर बी से लंबे हैं। अब देखिए कैसे हम इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट को। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ए लंबा है, मान लो यहाँ पे सी आ गया और सी जो है वो ए और बी दोनों से लंबा है, तो अब क्या हुआ, इस कंडीशन में ए जो है वो बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब हम मेजरमेंट हमेशा किसी के रेफरेंस में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पृथ्वी के जो अक्षांश का अगर हमें मेजरमेंट करना है, हमें पृथ्वी का जो अक्षांश अगर हमें मेजर करेंगे, तो सबसे पहले हम अक्षांश पे आते हैं। तो अक्षांश क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आने जा रही हैं। हमें मेजरमेंट के लिए हमने ग्रेट सर्कल बनाया। अब किसी ने पूछा ना बीच में भी कि ग्रेट सर्कल क्यों बनाया है, तो ग्रेट सर्कल की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, तो आप इसे समझ गए कि हमें मेजरमेंट करने के लिए, आप जैसे आलू लेने के लिए गए, आपने क्या किया, आलू लिए तो 5 किलो के बाट की तुलना में वो आपने बराबर लिए ना आलू। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम पृथ्वी के बारे में अगर ये हमें अप्लाई करें इस चीज़ को, हम किसी स्थान पर हैं, अगर हमें उसी की किसी की स्थान की जानकारी चाहिए, तो हमें किसी न किसी की तुलना में उस स्थान को हम गणना करेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले ये मान लीजिए पृथ्वी का ये केंद्र हो गया, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये हमारा ग्रेट सर्कल जिसको इक्वेटर भी कहा जाता है, ठीक है। इक्वेटर इक्वल से निकल के आया जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसको ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। और मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए आप किसी स्थान x पर हैं। अब सपोज़ जहाँ पर आप क्लास में बैठे हैं ये x प्लेस पर है और x यहाँ से 40 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है, 40 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो x की जो डिग्री हुई, की जो प्लेस हुई, जो लोकेशन हुई, वो क्या क्या कहलाएगा, 40 डिग्री अक्षांश कहलाएगा, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट से यहाँ पर ये एक अक्षांश ड्रॉ करते हैं, तो ये अक्षांश बनेंगे वो पृथ्वी से बराबर दूरी पर रहेंगे, सेंटर से बराबर दूरी पर रहेंगे, ठीक है। यानी जो अगर हम लैटिट्यूड्स की परिभाषा ले तो क्या होगा, ये पृथ्वी के केंद्र, सेंटर तथा भूमध्य रेखा तथा और उस स्थान के बीच की वो कोणीय दूरी है, ये एंगुलर डिस्टेंस है, कोणीय दूरी है। दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस, कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ एंड बिटवीन इक्वेटर एंड दैट पर्टिकुलर प्लेस, इक्वेटर एंड दैट पर्टिकुलर प्लेस।
यह भूमध्य रेखा तथा उस स्थान के मध्य पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी है, इसे अक्षांश कहते हैं। तो जैसे 40 डिग्री यहाँ से ये निकल गया, 40 डिग्री यहाँ से निकल गया, तो सभी के जो सेंटर है वहाँ से बराबर दूरी बनाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एंगुलर डिस्टेंस है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। देखें तो पृथ्वी के केंद्र और भूमध्य रेखा, अब ये आपको समझ में आया कि मेजरमेंट, उसके लिए आपको किसी रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मेजरमेंट के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। रेफरेंस पॉइंट यानी कि हमें संकेतक बिंदु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इस तरह से पृथ्वी जो है 90 डिग्री नॉर्थ और इस तरह से शून्य से 90 डिग्री साउथ की तरह उत्तर और दक्षिण में ये बटी हुई है, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 0 से साउथ पोल की तरफ 90 डिग्री साउथ, इसका विभाजन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? पृथ्वी को अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें एक सर्कल के रूप में दिखाई पड़ती है। ठीक है, थोड़ा ध्रुव पे चपटी है, लेकिन संतरे के रूप में जियोइड कहते हैं। ठीक है, जियोइड शेप है, नोट डाउन करिए इसको, जियोइड शेप है। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा ध्रुव पे हल्का सा चपटी है, संतरे के रूप में। लेकिन अब हम फिर भी हम इसको हम ऊपर से देखें तो फिर भी हमें सर्कल की तरह दिखाई पड़ती है। ठीक है, सर्कल का कुल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री को अगर हम आधा कर दें तो कितना होगा? 180 डिग्री। तो आप जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? हमें ये 180 डिग्री दिखाई पड़ता है। ठीक है, डन। और 180 को, अगर 180 को हम 2 भागों में बांटेंगे तो हमें 90 डिग्री और 90 डिग्री दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो हमारा सपोज़ ये सर्कल है, तो ये हो गया हमारे 4 पार्ट, एक रहा 90 डिग्री का, ये रहा 90 डिग्री का, ये इस तरह से, डन। अब यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन लिखिए, हाउ मैनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन अर्थ सरफेस? पृथ्वी के धरातल पर कितने अक्षांश पाए जाते हैं? इमेजिनरी लाइन्स हैं। ठीक है, ये काल्पनिक लाइन्स हैं। सभी के लिए क्वेश्चन है ये, कमेंट सेक्शन में देंगे इसका आंसर। ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर कितने अक्षांश पाए जाते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, दो अक्षांशों के बीच में, दूसरा क्वेश्चन है कि 2 अक्षांशों के बीच में सामान्य दूरी कितनी होती है? ठीक है, सामान्य दूरी कितनी होती है? डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स। इसका भी जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि अक्षांश को पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है। ठीक है, वो अक्षांश को जो है लैटिट्यूड हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो हमें समझ में आएगा कि आप बता सकते हैं कि आप कितने लैटिट्यूड पर हैं। हम यहाँ पर समझेंगे कि किताबों से क्या हमें सिर्फ फैक्ट याद करना हमारा महत्व है, या फिर हमें अपने कॉन्सेप्ट्स की नींव रखनी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिसको क्लाइमेटोलॉजी पे कमांड है वो सारी चीज़ों पर अपनी कमांड कर सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारे सामने है, तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मेरा जो यहाँ पर महत्व है थोड़ा सा क्वेश्चन ओरिएंटेड इसलिए है, मैं चाहता था कि आप यहाँ पर लॉजिक लगाएं अपना, आप थोड़ा सा उलझें इन चीज़ों में। ठीक है, मेरा यहाँ पर महत्व आपको फैक्ट रटाना नहीं है। वैसे सही मायने में यूपीएससी ये सब चीज़ें नहीं पूछता है। मैं अगर आपको लिटरली बताऊँ, यूपीएससी का ओरिएंटेशन कुछ और है, वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बेसिक्स हमें, जो हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एडवांस लेवल के, उन सब के लिए हमारा एक फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी नतक्ष पर झुकी हुई है, दैट इज़ इंक्लाइन 23.5 डिग्री, और नतक्ष पर इसका झुकाव हमें 23.5 डिग्री देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या होता है कि पृथ्वी का इस झुकाव के कारण, अगर ये हमारी पृथ्वी सीधी सीधी होती तो सूर्य की किरणें क्या होती? तो अगर सूर्य की किरणें सीधे सीधे पड़ती तो हमारे जो मौसम में परिवर्तन है वो नहीं पाए जाते। राइट, मौसम में परिवर्तन नहीं पाए जाते। हर हिस्से में लगभग बराबर गर्मी पाई जाती, एक जैसा मौसम होता, ना बरसात कहीं होती, ना जाड़ा गर्मी कहीं होती, ना बरसात के हमें कोई मौसम देखने को मिलते। ये सिंपल सा फंडा यहाँ पर पाया जाता। बट अब ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि इस 23.5 डिग्री झुकाव की वजह से क्या चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। अगर हम इस 23.5 डिग्री झुकाव को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब ये
सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, तो इस दौरान झुकाव होने की वजह से एक हिस्सा लाइक सदर्न हेमिस्फीयर है। अगर सपोज हमारे पास में यहाँ पर अगर हमारा एक हिस्सा फेस कर रहा है सन की तरफ, सपोज सदर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है और ये फेस कर रहा है सूर्य की तरफ, और जब ये उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ हो जा रहा है अगर रोटेशन के टाइम पर, और ये हम सन से दूर होता चला जा रहा है, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी के नतक्ष पे झुकाव और साथ में जो रिवॉल्व हो रहा है परिक्रमण करने की वजह से इसके दोनों हिस्सों को बराबर गर्मी नहीं मिलती है, बराबर इंसोलेशन सूर्य का ताप नहीं मिलता है, सूर्य का ताप नहीं मिलता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि हमें परिवर्तन तापमान में वेरिएशन देखने को मिलता है, और तापमान में वेरिएशन जो होता है वो समक्ष तरह के वेरिएशंस को तय करता है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस के बारे में जानते हैं जो आगे चलकर हमारा ज्योग्राफी का बेस तय करती हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में आगे हम जानकारी लेने जा रहे हैं। चलिए, इसमें जो हमारा पहला लैटिट्यूड है इक्वेटर है, ठीक है। इसको 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, इक्वेटर। इसके बाद जो हमारा दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है उसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्दर्न नॉर्थ, ठीक है। इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट नाम से जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको कर्क रेखा के रूप में भी हम समझते हैं, कर्क रेखा। डायग्राम मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं और साथ में डायग्राम्स भी बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लिखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर बढ़ते हैं तो हमें 66.5 डिग्री नॉर्थ पर एक और इम्पोर्टेंट लाइन मिलती है, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक व्रत, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत। इसके बाद हमारे पास आता है 90 डिग्री नॉर्थ, यानी उत्तरी ध्रुव के नाम से हम इसे जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हम दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हम दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आपको 23.5 डिग्री पर एक लाइन मिलती है, ये भी हमारा लैटिट्यूड है, 23.5 डिग्री साउथ की तरफ है ये, ठीक है। इसको हम खास नाम से जानते हैं जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमें एक और लाइन देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं 66.5 डिग्री साउथ, दक्षिणी गोलार्ध में, और इसका नाम है एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक व्रत, एंटार्क्टिक व्रत के रूप में जाना जाता है, ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कल। दिस इज ऑल्सो नोन एज एंटार्क्टिक सर्कल। देखें, जो कर्क रेखा और मकर रेखा है इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग और ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं। और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी हमारे नए बच्चे हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी के फैक्ट रट लेने से काम नहीं चलेगा, ये पार्ट एनसीईआरटी में समझाया नहीं गया है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि इसका बेसिक लॉजिक क्या है। चलिए देखें, जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें जो एक इक्वेटर पे हमेशा गर्मी पड़ती रहती है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं इक्वेटर पे, ठीक है। लेकिन कर्क रेखा और मकर रेखा पृथ्वी के दो ऐसे अंतिम बिंदु हैं जहाँ पर साल में कम से कम एक बार सूर्य सर के ऊपर आता है। सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर, बिल्कुल परपेंडिकुलर सनलाइट जो होती है, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द अर्थ। इसका मतलब समझिएगा, इसके बाद सूर्य की किरणें कहीं भी सीधी नहीं पड़ती हैं, याद रखिएगा। दीस आर द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये सोल्स्टिसेस भी होती हैं, अभी आगे का पार्ट है ये सोल्स्टिसेस, जिसको हम अयनांत कहते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे
कि कब इन पे पड़ती हैं वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी पड़ती हैं इस पे हम बात करते हैं। अभी बहुत कुछ जानना है हमें आगे, पृथ्वी की गतियों में भी बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब ज़रा जो है वो आपको समझना पड़ेगा कि आगे क्या और चीज़ें होने जा रही हैं। इसके बाद कभी भी सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी नहीं पड़ती हैं, यानी कि बाकी का जो एरिया है, जो मैंने ये शेड बनाया ब्लैक कलर से, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। और आर्कटिक व्रत जो हमारा है और जो अंटार्कटिक व्रत है, इसके बाद सूर्य की किरणें कभी भी सर के ऊपर नहीं पड़ती हैं, होराइज़न के ऊपर नहीं जाती हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये हमेशा होराइज़न के साथ साथ चलती हैं। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत अधिक ठंड पाई जाती है। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि सूर्य की किरणें सीधा या तिरछा पड़ने से परपेंडिकुलर या ऑब्लिक होने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी के और अदर कमीशंस के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखें आप ये समझ सकते हैं इसको जी कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास काफ़ी बार हमने यूज़ किया होगा ना। सूर्य की किरणें पड़ती हैं जहाँ पर हम उनको लेते हैं और किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर उसको हम मैग्नीफाई करने का ट्राई करते हैं। यानी सूर्य की किरणें जितनी कम एरिया पर जाती हैं उतनी ही उसकी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता बढ़ जाती है, और जितना ही उस सूर्य की किरणें छितरा जाती हैं, जितना छितरा जाती हैं उतना ही इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। जैसे अभी आप सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो उनका छितराव कम होता है, और छितराव कम होने की वजह से इनका जो भेदन क्षमता होती है ये कम जो है एरिया को गर्म करती है, इसीलिए इनकी जो तीव्रता और इंटेंसिटी है ज़्यादा होती है, हमें इसकी तीव्रता ज़्यादा दिखाई पड़ती है। सूर्य की किरण जितनी तिरछी पड़ती हैं उतनी ही ये फैलती हैं, जितनी ये तिरछी पड़ती हैं उतनी ही फैलती चली जाती हैं। और जितना ये फैलेंगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इनकी तीव्रता कम होती चली जाएगी। जितना ये फैलेंगी उतना ही, यहाँ डायग्राम में आप समझ सकते हैं, मान लो हम इसको और फैला दें यहाँ पे, तो इसकी जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा बड़े एरिया को गर्म करना पड़ रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी तीव्रता उतनी ही कम हो जाएगी। बहुत सिंपल सा फंडा है, ये आपने अनुभव किया होगा। जलवायु विज्ञान को हम अनुभव कर सकते हैं, जैसे जाड़ों के दिनों में धूप पड़ती है, बहुत अच्छी लगती है हमें, है ना। और गर्मी के दिनों में जब आपको कोचिंग से अपने स्कूल से जाना पड़ता है तो हम छाँव ढूंढते हुए चलते हैं, है ना। सेम चीज़ें, सेम रास्ता, सेम गली, सब कुछ सेम। कभी महसूस किया आपने आखिर उसके पीछे कारण क्या है, कि क्यों हमें वही जगह है, वही सेम चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, फिर भी हमें कहीं धूप ज़्यादा लगती है और कभी हमें गर्मी ज़्यादा लग रही होती है, कभी हमें जाड़ा ज़्यादा लग रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने क्यों बोला, तो आपको क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन करना बंद कर दिया है। एनलाइटनमेंट भी हम जब भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे एनलाइटनमेंट क्यों हुआ, जब लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। आज लोग क्वेश्चन नहीं करते, क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो खुद से क्वेश्चन कीजिए, ये कॉन्सेप्ट जो है वो इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए बार बार। इसी तरह से आप पढ़ाई को कोरिलेट करके अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। तो वापस आते हैं यहाँ पर कि सूर्य का बदलाव जो होता है वो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ों को शुरू करता है, ठीक है। दैट इज़ द सन एंगल। इसको हम सूर्य का कोण भी कहते हैं, सन एंगल के नाम से जानते हैं। तो सूर्य की किरणें अगर सीधी पड़ रही हैं, 90 डिग्री पर पड़ रही हैं, तो क्या हो रहा है, दैट इज़ परपेंडिकुलर। कम एरिया को गर्म करना है तो इसको इंटेंसिटी यानी तीव्रता ज़्यादा होगी। तिरछी पड़ रही है, इंटेंसिटी कम होगी। और अगर और ज़्यादा तिरछी पड़ रही है तो बहुत कम होगी। इसी चीज़ को आपको अप्लाई करना है उस वाले डायग्राम में जो मैंने आपको पहले पृथ्वी का बनाया था, ठीक है। सवाल है कि इसका अर्थ सरफेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। इसका लैटिट्यूड्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। हाउ कैन बी डिफाइन सन एंगल टू द लैटिट्यूड, लिखो लैटिट्यूड। सूर्यातप के कोण और अक्षांश के बीच में क्या संबंध है। सूर्य के कोण और अक्षांश के मध्य क्या संबंध है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड अप करना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट्स, जो भी स्टूडेंट्स 12th क्लास के बाद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपने डिज़ाइन कर रहे हैं, एक जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, अकॉर्डिंगली उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर नए नए कोर्सेज़ और इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। जो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं उसमें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक फंडामेंटल को क्लियर करने के साथ साथ आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी।
जिनके पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि 2 साल का टाइम दिया जा सकता है 12th क्लास के बाद में, फर्स्ट ईयर के बाद में, जो एटलीस्ट अपने 2 साल 1.5 साल झोंक सकते हैं यूपीएससी के लिए, डेडिकेटेडली जो करना चाहते हैं, ठीक है, रिलीजियसली करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये कोर्स है, ठीक है, उन सब के लिए ये बैच है। और आपको यहाँ से बेसिक्स जो हम कर रहे हैं उनसे चीज़ें क्लियर हो ही रही होंगी कि जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको भूगोल का ABCD भी नहीं आता, वो भी आके यहाँ पे सीख सकते हैं। और जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे किया है उसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर भी करेंगे। आप हर नई क्लास में नए नए कॉन्सेप्ट से परिचित होते जाएंगे और आपको लगने लगेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें आती हैं। आपको हर दिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग महसूस होगी अपने खुद में। इसीलिए ये हमारे जो बैचेस हैं वो फाउंडेशन बैचेस हैं और कॉन्सेप्ट बेसिस पर काम करते हैं। एक क्वेश्चन आया कि सूर्य कितनी इंटेंसिटी दे रहा है, उसको सूर्य तप कहा जाता है, ठीक है। इंसोलेशन मीन्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो हमें मिल रही होती है पृथ्वी पे, उसको हम कहते हैं सूर्य तप, ठीक है, आइसोलेशन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में और अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।